Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को भी उतने ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही शानदार पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, गुप्त काल के क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज। और फ्रेंड्स, अगर बात करें कि गुप्त काल, ओके, गुप्त काल की स्थापना किसने की थी, तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त गुप्त काल के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, ये एक सामंत शासक थे, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। ओके, ये एक सामंत शासक थे। सामंत शासक का अर्थ हो जाता है फ्रेंड्स कि किसी राजा के अधीन होके शासन कर रहे थे, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। ओके, ये सामंत शासक थे। और इनकी उपाधि क्या थी, तो इनकी उपाधि थी महाराजा। इनकी उपाधि महाराजा थी। इसके बाद घटोत्कच ने शासन किया। ओके, किसने? घटोत्कच ने किया। ये भी स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये भी एक सामंत शासक थे, सामंत शासक थे। ओके, और इनकी भी उपाधि क्या थी, तो इनकी भी उपाधि थी महाराजा, ये इनकी उपाधि थी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद इनके प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इस काल के प्रथम स्वतंत्र शासक हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, गुप्तकालीन शासकों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हैं आज के। तो फ्रेंड्स, आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। Who is the known as the Napoleon of India? ओके, आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कह रहा है अशोक महान, और ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और ऑप्शन डी कह रहा है समुद्रगुप्त। तो इन शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है, आपको बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ओके, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और बात करें फ्रेंड्स, तो इनको क्यों ऐसा कहा जाता है, तो फ्रेंड्स, इनकी विजयों के उपलब्धियों के कारण इनको समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने शकों को हराया। किसने हराया शकों को? इनके टाइम पीरियड पे शकों का आक्रमण हुआ था, जिसको इन्होंने हराया समुद्रगुप्त ने। और इन्होंने नेपाल, असम, उस समय इसको कामरूप कहते थे असम को, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि असम का प्राचीन नाम कामरूप था। ओके, इन्होंने असम, नेपाल, श्रीलंका आदि राज्यों को जीत लिया था। इस वजह से इनको भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था फ्रेंड्स? तो स्मिथ ने कहा। ओके, स्मिथ ने कहा था, ये एक इतिहासकार हैं, इनका नाम है स्मिथ। इन्होंने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त राजा निम्न में से कौन से गुप्त राजा थे? एक अन्य नाम इनका देवगुप्त था। तो आपको बताना है किस राजा का एक नाम देवगुप्त था। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कह रहा है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है देवगुप्त किसे कहा गया। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहा गया। तो फ्रेंड्स, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो फ्रेंड्स, चबल अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है कि इनका नाम देवगुप्त भी था। ओके, और इनका दूसरा नाम देवराज था, इनके अन्य नाम देवराज था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और इसकी जानकारी फ्रेंड्स हमको सांची अभिलेख से मिलती है। ओके, कहां से मिलती है? सांची अभिलेख से। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए इनके नाम। अगर बात करें फ्रेंड्स चंद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में, चंद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इनकी उपलब्धियां रही कि ये गुप्त काल के स्वतंत्र शासक थे। ओके, ये स्वतंत्र शासक थे, एक महान शासक थे, और ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ओके, समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त
द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त के, और इनकी माता कौन थी फ्रेंड्स? इनकी माता दत्त देवी थी। ओके, इन्होंने शकों को हराया फ्रेंड्स। किसने हराया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया। और फ्रेंड्स इसी के उपलक्ष्य में, शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने साकार उपाधि धारण की। कौन सी? साकार नामक इन्होंने उपाधि धारण की शकों को हराने के उपलक्ष्य में। और द्वितीय उपाधि कौन सी थी? वो भी इन्होंने शकों के हराने के उपलक्ष्य में की थी, वो थी विक्रमादित्य। ओके, विक्रमादित्य याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी, किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। और इनके उपनाम थे देवगुप्त और देवराज, इनके उपनाम थे। इनके पिता का नाम समुद्रगुप्त है, इनकी माता का नाम दत्त देवी थे। इनकी उपाधि क्या थी? इन्होंने शकों को हराया, उसके उपलक्ष्य में उपाधि ली कौन सी? साकार। और विक्रमादित्य इनकी उपाधियां थी। ओके, इन्होंने फ्रेंड्स चांदी की मुद्राएं जारी करी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो वो आपको बताना है परम भागवत की उपाधि किसने धारण करी। तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ओके, चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी कह रहा है समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी कह रहा है श्रीगुप्त। तो आपको बताना है किसने परम भागवत की उपाधि धारण की। आपके ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ओके, किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसका साक्ष्य हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो फ्रेंड्स गढ़वा अभिलेख से, ये याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। तो गढ़वा अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और फ्रेंड्स ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ओके, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और भागवत धर्म भी इसको कहते हैं, वैष्णव धर्म को। ओके, तो इन्होंने इन धर्मों का पालन किया। और फ्रेंड्स इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। किसने करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके, ये चीजें याद रखिएगा फ्रेंड्स, नॉर्मल क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, याद रखिएगा। ओके, गढ़वा अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस एक से संबंध है। तो आपको बताना है इलाहाबाद स्तंभ किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है महापद्मनंद, ऑप्शन बी कह रहा है अशोक, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कह रहा है समुद्रगुप्त। तो आपको बताना है किससे संबंधित है इलाहाबाद पिलर। ओके, तो बताइए करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से। इसको महाकविराज हरिसेन ने इनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा है। ओके, याद रखिएगा किसने? हरिसेन ने। ये मूलतः कहाँ पे था फ्रेंड्स? ये कौशाम्बी में स्थित था। ओके, कहाँ पे? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में मूलतः स्थापित था, परंतु अकबर ने इसको इलाहाबाद में स्थापित करवाया था पुनः। ओके, किसने? अकबर ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के बारे में इनको परम भागवत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भागवत धर्म के अनुयायी थे, इसलिए इसको परम भागवत कहते थे। इनका एक स्तंभ है इलाहाबाद स्तंभ, समुद्रगुप्त से संबंध रखता है। ओके फ्रेंड्स, ये चीजें याद रखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका एक लेख मिलता है। आपको बताना है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में किसका एक नामांकन मिलता है। आपके ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन बी कह रहा है औरंगजेब, ऑप्शन सी कह रहा है शाहजहां, और ऑप्शन डी कह रहा है दारा शिकोह। तो आपको बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। ओके, जहांगीर के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। ये फ्रेंड्स प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद अभिलेख ही है, इसी को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जहांगीर और बीरबल के बारे में नामांकन मिलता है। ओके फ्रेंड्स, जहांगीर और बीरबल के बारे में यहाँ पे वर्णन है। कहाँ पे? प्रयाग प्रशस्ति में।
और फ्रेंड्स प्रयाग प्रशस्ति अगर बात करें तो किस शैली में, तो ये फ्रेंड्स चंपू शैली में है। ओके, इसकी शैली क्या है, तो ये चंपू शैली में है। इसमें जहांगीर और बीरबल का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम में जरूर हेल्पफुल होंगे क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये फ्रेंड्स आपको आसानी से ऐसे क्वेश्चन नंबर दिला देते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसकी थी। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कह रहा है अमोघ वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी कह रहा है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि आपको बताना है किसकी थी। ओके, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त की। तो देखिए फ्रेंड्स समुद्रगुप्त की कितनी सारी उपलब्धियां रही और इनके हर एक उस पे क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी उपाधि क्या थी। ओके, इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, इन्होंने किस प्रकार की मुद्राएं चलाई, इनके अभिलेख कौन कौन से। तो फ्रेंड्स एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, तो अब इनकी उपाधि के बारे में पूछ रहा है तो इनकी उपाधि याद रखिएगा, प्रथम वीर इनकी उपाधि थी किसकी, समुद्रगुप्त की। ओके, तो बात करें फ्रेंड्स तो इन्होंने, हमने पहले ही बात कर लिया था कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ओके, तत्पश्चात जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया उसके बाद इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी, तो इन्होंने पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि धारण की। कब, जब इन्होंने अश्वमेध करवाया उसके बाद ये उपाधि धारण की। इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स इस उपाधि का, तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का प्रथम वीर। ओके, पृथ्वी का प्रथम वीर इसका अर्थ होता है जो इन्होंने उपाधि धारण की, अर्थात जिसका भी कोई प्रतिद्वंदी ना हो। ओके, कोई प्रतिद्वंदी ना हो, कोई इनके सामने खड़ा होने वाला ना हो। ओके, इसका अर्थ हो जाता है ये प्रथम वीर है। तो ये इनकी उपाधि थी किसकी, समुद्रगुप्त की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में करवाए। आपके ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी कह रहा है हर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्र और ऑप्शन डी कह रहा है अनंगपाल। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का किसके जो लौह स्तंभ है उसमें किसका अंकन मिलता है, आपके ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चंद्र। यहाँ पे चंद्र शब्द का वर्णन मिलता है कहाँ, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ। और फ्रेंड्स ये कहाँ पे स्थित है, तो हमने बात कर ली है दिल्ली में। दिल्ली के कहाँ, मेहरौली नामक स्थान पे ये स्थित है। ओके, मेहरौली याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो मेहरौली में स्तंभ है एक, ये लौह स्तंभ है। ओके, लोहे का स्तंभ है, लौह स्तंभ है। ओके फ्रेंड्स, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ओके, चंद्रगुप्त सेकंड का ये अभिलेख है। इसमें चंद्र जो वर्ण शब्द दिया हुआ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध रखता है। ओके फ्रेंड्स, इनके जो शीर्ष है, ये जो लौह स्तंभ है ये बहुत ही विशाल स्तंभ है और इसके शीर्ष पर गरुड़ चिन्ह, ओके, जो विष्णु जी का चिन्ह था, गरुड़, इनकी सवारी थी उसका चिन्ह था गरुड़ चिन्ह का अंकन कहाँ पे मिलता है, वो लौह स्तंभ के शीर्ष पर इसका अंकन है, किसका, गरुड़ चिन्ह का। ओके, और फ्रेंड्स इसके भार की बात करें तो ये लगभग 6 टन भारी है, 6 टन का है ये लौह स्तंभ। ओके, और 23 फुट लगभग ऊंचा है। ओके, तो ये चीज है लौह स्तंभ के बारे में। और फ्रेंड्स ये जो पूरा का पूरा लौह स्तंभ था वो एक बार में ढाला गया था। ओके, ये एक ही बार में ढाला गया था। ये लौह स्तंभ बहुत ही विशाल स्तंभ है और ये किसके बारे में जानकारी देता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। ओके, ये याद रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो आपको बताना है किस शासन काल के टाइम पे हूणों का आक्रमण हुआ। आपके ऑप्शन है मौर्य, ऑप्शन बी कह रहा है गुप्त, ऑप्शन सी कह रहा है कुषाण और ऑप्शन डी कह रहा है शुंग। तो आपको बताना है हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त शासन काल में हूणों का आक्रमण हुआ। ओके, हूण आक्रमण गुप्त काल में हुआ। और फ्रेंड्स स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ओके, ये याद रखिएगा, किसने पराजित किया, हूणों को तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कंदगुप्त ने इनको पराजित किया। ओके,
तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया। तो फ्रेंड्स आपको बताना है किसने हुड़ों को पराजित किया। तो ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कह रहा है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी कह रहा है स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त जो गुप्तकालीन शासक थे स्कंदगुप्त, इन्होंने किसको हराया, हुड़ों को हराया। और फ्रेंड्स इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। तो फ्रेंड्स इसकी जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने हुड़ों को हराया और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है तो आप बताएंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। साथ ही साथ ये स्कंदगुप्त के अभिलेख किससे, भीतरी स्तंभ, ये समुद्रगुप्त का था भीतरी स्तंभ लेख, इससे भी जानकारी मिलती है कि इन्होंने हुड़ों को हराया, ये स्कंदगुप्त का था। और इनका दूसरा एक अभिलेख है, कौन सा फ्रेंड्स, तो कहोम अभिलेख, कहोम अभिलेख से भी जानकारी मिलती है कि इन्होंने हुड़ों को पराजित किया। ओके, तो ये इनकी जानकारी उपलब्ध कराने वाले साक्ष्य कौन से हो गए, जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त क्या है भीतरी स्तंभ लेख और कहोम अभिलेख, ये देवरिया के यूपी में है, यूपी में स्थित है, देवरिया से पाया गया है कहोम अभिलेख। ओके, तो इनसे जानकारी मिलती है कि इन्होंने हुड़ों को पराजित किया। और फ्रेंड्स हुड़ों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। ओके, याद रखिएगा इन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, ये इनकी उपाधि थी और हुड़ों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा। ये अभिलेख हैं जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख, कहोम अभिलेख और इनकी उपाधि क्या थी, विक्रमादित्य। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है शक विजेता किसे कहा गया है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे शक विजेता पूछ रहा है, हुड़ विजेता पीछे थे, यहाँ पे शक विजेता पूछ रहा है कौन है। तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कह रहा है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कह रहा है कुमारगुप्त। तो आपको बताना है शक विजेता कौन था। ओके, आपके ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, शक विजेता कौन कहलाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और शक विजेता कहलाए। और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने शाकारि नामक उपाधि, ओके शाकारि अर्थात शकों को हराने वाला इन्होंने उपाधि धारण की, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके, और साथ ही साथ इन्होंने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की, शकों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके फ्रेंड्स याद रखिएगा। और इन्होंने इसी उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी जारी किए, सिक्के जारी किए चांदी के। ओके, चांदी के सिक्के जारी करे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इन्होंने सिंह विक्रम अर्थात शेर के चित्र का अंकन वाले भी इन्होंने मुद्राएं जारी की, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शक विजेता कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित हैं। आपको बताना ये केंद्र किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है वत्स उत्पादन, ऑप्शन बी कह रहा है हस्तशिल्प, ऑप्शन सी कह रहा है बहुमूल्य मणि एवं रत्न, ऑप्शन डी कह रहा है अफीम खेती। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताइए। गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित ये केंद्र किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उत्पादन के लिए संबंधित है। गुप्त काल में फ्रेंड्स वस्त्र उत्पादन आदि महत्वपूर्ण उद्योग भी प्रचलित थे और ये बहुत ही फेमस थे फ्रेंड्स। और इस सबसे बड़ा केंद्र कौन था अगर बात करें तो उज्जैन, एमपी में स्थित है उज्जैन, इनका सबसे बड़ा केंद्र था वस्त्र उत्पादन के लिए। ओके, वस्त्र उत्पादन के लिए उज्जैन इनका बड़ा उद्योग था, याद रखिएगा, वस्त्र उद्योग इनका प्रमुख उद्योग था। ओके, गुप्त काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था। तो जो व्यापार करते थे उसको लोग ट्रेड भी करते थे, तो किस बंदरगाह से करते थे। आपके ऑप्शन है भारूच, ऑप्शन बी कह रहा है खंबात, ऑप्शन सी कह रहा है कल्याण, ऑप्शन डी कह रहा है ताम्रलिप्ति। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ताम्रलिप्ति। ओके, ताम्रलिप्ति से लोग व्यापार करते थे, ये एक बंदरगाह था। और बात करें फ्रेंड्स तो ये कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके,
वेस्ट बंगाल में ये स्थित है ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह। ओके फ्रेंड्स, और इनके व्यापार और भी अदर बंदरगाह से होते थे, जैसे कि मुजरिस, ये चोल काल का एक बंदरगाह था मुजरिस, याद रखिएगा, और कावेरीपत्तनम आदि ये बंदरगाह थे गुप्त काल के, कावेरीपत्तनम। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना गया? तो आपको बताना है आयुर्विज्ञान के लिए कौन जाना गया। आपके ऑप्शन है सौमिल, ऑप्शन बी कह रहा है सौनक, ऑप्शन सी कह रहा है शूद्रक और ऑप्शन डी कह रहा है सुश्रुत। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ओके, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। ओके, सुश्रुत इज द राइट आंसर। इन्होंने आयुर्विज्ञान का, ये आयुर्विज्ञान के प्रमुख थे, और फ्रेंड्स इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था सुश्रुत संहिता। ओके, सुश्रुत संहिता में जानकारी मिलती है कि ये चिकित्सा ज्ञान की जानकारी देते हैं। ओके, ये चिकित्सक थे, कौन था? सुश्रुत थे, और इनकी एक सुश्रुत संहिता से ऐसी जानकारी मिलती है कि एक चिकित्सक विज्ञान थे। ओके, वैज्ञानिक थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो आपको निम्न ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी इनमें से गुप्त की स्वर्ण मुद्रा थी। आपके ऑप्शन है कौड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है निष्क, ऑप्शन सी कह रहा है दिनार और ऑप्शन डी कह रहा है पण। तो आपको बताना है गुप्तकालीन कौन सी स्वर्ण मुद्रा थी। तो करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दिनार। ओके, दिनार स्वर्ण मुद्रा थी, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार के नाम से जानते थे। ओके, स्वर्ण मुद्रा को दिनार नाम से जानते थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कालिदास किसके शासनकाल में थे? आपको बताना है कालिदास किसके शासनकाल में थे। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कह रहा है अशोक महान और ऑप्शन डी कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको बताना है कालिदास किसके शासनकाल में थे। तो करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे। ओके, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की कालिदास जी ने? तो इनकी प्रमुख रचनाओं में से जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ओके, मेघदूतम, कुमार संभव, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। किसकी? कालिदास जी की। और कालिदास जी इनके 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 रत्न, 9 प्रमुख व्यक्ति थे, उनको 9 रत्न की संज्ञा दी गई थी। वो अलग अलग कार्य आदि में प्रमुख थे, उनको 9 रत्न कहा गया। 9 रत्न में सर्वोच्च पद पे कौन थे? तो कालिदास जी थे। ओके, और इनकी रचनाएं कुछ प्रमुख हैं, याद रखिएगा। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव, ऋतु संहार आदि ये इनकी रचनाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में, अभी हमने पीछे बात करी 9 रत्न, तो 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष? तो वो अलग अलग कामों के लिए फ्रेंड्स जाने जाते थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है ज्योतिष के लिए कौन संबंध रखते थे। तो आपके ऑप्शन है वारुचि, ऑप्शन बी कह रहा है छपड़क, ऑप्शन सी कह रहा है शंकु और ऑप्शन डी कह रहा है अमर सिंह। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ज्योतिष विद्या के लिए कौन संबंध रखते थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ओके, छपड़क। छपड़क ज्योतिष विज्ञान से संबंध रखते थे। छपड़क इनके 9 रत्नों में से एक थे। फ्रेंड्स इनके 9 रत्न अलग अलग कार्य के लिए जाने थे, जैसे कालिदास साहित्य के लिए हो गए। ओके, हमने पीछे बात करी तो कालिदास साहित्य के लिए हो गए। और धन्वंतर थे, इन्होंने चिकित्सा के लिए थे। धन्वंतर चिकित्सक विज्ञान के प्रमुख थे। कौन? धन्वंतर। और बात करें फ्रेंड्स खगोल विज्ञान, तो खगोल विज्ञान के वराह मिहिर थे। खगोल विज्ञान के वराह मिहिर थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वराह मिहिर थे। और फ्रेंड्स अमर सिंह इनके वस्तुकार थे। ओके, ये आदि कुछ प्रमुख यहाँ के इनके विद्वान थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। आपको बताना है कि ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, स्त्री और शूद्र गुप्त काल में। आपके ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन बी कह रहा है पाली, ऑप्शन सी कह रहा है संस्कृत और ऑप्शन डी कह रहा है सौरसेनी। तो आपको बताना है कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे गुप्तकालीन स्त्री और शूद्र। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा का। ओके, ये लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे और उच्च वर्ग के जो अपर क्लास के जो थे लोग वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ओके, अपर क्लास में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था और जो वो स्त्री थे और जो शूद्र थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। आम बोलचाल की भाषा आप कह सकते हैं प्राकृत थी। ओके, और उच्च वर्ग संस्कृत का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है प्राकृति। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपको बताना है, आपके ऑप्शन है एरण से, ऑप्शन बी कह रहा है मंदसौर से, ऑप्शन सी कह रहा है जूनागढ़ से और ऑप्शन डी कह रहा है सांची से। तो आपको बताना है सती प्रथा का अभिलेख हमको कहां से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताइए। आई होप फ्रेंड्स आपको इसका आंसर पता होगा। इजी क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है और फ्रेंड्स अपकमिंग एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ओके, एरण से। एरण से हमको सती प्रथा के प्रथम पहली बार ऐसा साक्ष्य मिलता है। ये एरण से एक अभिलेख मिलता है। कौन सा? सती प्रथा का साक्ष्य की जानकारी देते हुए लगभग ये फ्रेंड्स 510 ईस्वी में मिला। सती प्रथा की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है। ओके, और इसमें किसकी बात की गई? तो फ्रेंड्स एक गोपराज नाम के एक सेनापति थे। ओके, याद रखिएगा कौन? गोपराज नाम के एक सेनापति थे। इनकी मृत्यु के पश्चात, ये एक सेनापति थे, इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी जो थी वो सती हो गई। ओके, इनकी पत्नी सती हो गई और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो एरण अभिलेख से। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एरण अभिलेख से हमको सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं प्रथम बार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि गुप्त संवत की स्थापना की थी। आपको बताना है गुप्त संवत किसने चलाया। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कह रहा है श्रीगुप्त और ऑप्शन डी कह रहा है घटोत्कच। तो आपको बताना है गुप्त संवत की स्थापना किसने की। ओके, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्थापना की थी गुप्त संवत की। गुप्त एरा की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, और फ्रेंड्स इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाई, हमने बात की थी। तो इन्होंने स्वर्ण मुद्रा जारी करी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण मुद्रा चलाई और इन्होंने लिच्छविया प्रकार के, ओके, लिच्छविया प्रकार के भी सिक्कों को जारी किया। और फ्रेंड्स ये लिच्छवी राजकुमारी से इन्होंने विवाह भी किया था। ओके, इस उपलक्ष्य में इन्होंने लिच्छविया प्रकार के भी सिक्के जारी किए। इससे इनके राजनीतिक व्यवहार के बारे में हमको पता चलता है। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपको बताना है कौन सा शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। आपके ऑप्शन है मौर्य, ऑप्शन बी कह रहा है शुंग, ऑप्शन सी कह रहा है मगध और ऑप्शन डी कह रहा है गुप्त। तो आपको बताना है कौन सा शासन स्वर्ण युग कहलाया। तो फ्रेंड्स आपके सामने आपके ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त। ओके, गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा गया, याद रखिएगा। ओके, गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा गया। और फ्रेंड्स ऐसा क्यों कहा गया? तो इसका कारण है कि इन्होंने साहित्य और कला का इस काल में बहुत ही विकास हुआ, साहित्य और कला का। ओके, इन्होंने अनेक चीजों का निर्माण करवाया। जैसे कि फ्रेंड्स इन्होंने अनेक प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया। नागर शैली में इन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। इसमें कुछ प्रमुख मंदिर के अगर मैं नाम आपको बताऊं तो जैसे तिगवा मंदिर। ओके, तिगवा मंदिर ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? बात करें तो ये एमपी में है। ओके, एमपी में तिगवा मंदिर है। ये एक शिव मंदिर है, याद रख, वैष्णो मंदिर है, सॉरी, विष्णु जी का मंदिर है तिगवा मंदिर विष्णु जी से संबंधित है। और फ्रेंड्स इनके जो सिक्के इन्होंने जारी किए, अधिकतर इनके सिक्कों पर शिव जी की पत्नी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। ओके,
लक्ष्मी जी का अंकन मिलता है इनके सिक्कों पे, याद रखिएगा ये भी कि इनके सिक्कों पे लक्ष्मी जी का चित्र अंकित था। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ओके, इनका मंदिर तिगवा मंदिर ये एमपी में है, गुप्तकालीन शासकों ने बनवाया था। ओके, और अगर दूसरे मंदिर की बात करें फ्रेंड्स तो इनके कुछ प्रमुख मंदिर, एक और नाम आता है भूमरा मंदिर, ये शिव जी से संबंधित है। ये भूमरा मंदिर ये शिव जी से संबंधित है, शिव जी से संबंधित है। और ये कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये एमपी में है। और एक नचना कुठार मंदिर है। नचना कुठार मंदिर फ्रेंड्स कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये पार्वती जी से संबंध रखता है। नचना कुठार मंदिर पार्वती जी से संबंध रखता है। ओके, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और ये भी फ्रेंड्स एमपी में है। ओके, ये कहाँ है, तो ये भी एमपी में है। और फ्रेंड्स एक और कुछ और मंदिर हैं जैसे कि देवगढ़ मंदिर। ओके, कौन सा है, देवगढ़ मंदिर, ये फ्रेंड्स कहाँ है, ये झांसी में है। ओके, देवगढ़ मंदिर झांसी में है। और ये दशावतार मंदिर कहलाता है, कौन सा, देवगढ़ मंदिर, ये कहाँ है, झांसी में है। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट अगर मंदिर की बात करें इस काल की, तो एक भीतर गांव जो कि कानपुर में है, भीतर गांव में एक मंदिर, ये पहला ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। कहाँ पे, कानपुर में है, और वो भी गुप्तकालीन ये मंदिर है भीतर गांव। ओके, कानपुर में है और पहला ईंटों द्वारा बनवाया गया मंदिर है, याद रखिएगा। और सारे फ्रेंड्स नागर शैली में बने हुए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। ओके, आपको बताना है इनकी भूमि दर की राजस्व दर क्या थी। आपके ऑप्शन है उपज का चौथा भाग, उपज का छठवां भाग और उपज का आधा या फिर उपज का आठवां भाग। आपको बताना है भू राजस्व की दर क्या थी यहाँ पे। ओके, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उपज का छठा भाग। ओके, उपज का छठा भाग यहाँ पे इन्होंने कर के रूप में लिया। ओके, भूमि कर को इन्होंने लिया, उपज का एक छठा भाग। ओके, तो मतलब कि 6 में से 1 भाग राजा को जाता था, 1/6 भाग था। और फ्रेंड्स इनके वाणिज्य व्यापार वगैरह में वृद्धि हुई थी इस काल में। हमने पीछे भी देख लिया कि वाणिज्य आदि में उन्नति हुई गुप्त काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। तो आपको बताएं किसे कर रहित दी जाती थी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। आपके ऑप्शन है सैन्य अधिकारियों को, ऑप्शन बी कह रहा है ब्राह्मणों को, और ऑप्शन सी कह रहा है सिविल अधिकारियों को, और ऑप्शन डी कह रहा है दरबारी विद्वानों को। तो आपको बताना है किसे कर रहित भूमि प्रदान करते थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों को। ओके, ये ब्राह्मणों को भूमि देते थे, दान में भूमि देते थे। जैसे कि फ्रेंड्स हमने देखा था सातवाहन शासक देते थे ब्राह्मणों को। फ्रेंड्स ये ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे, ब्राह्मण, और मंदिर आदि बनाने के लिए भूमि दान देते थे गुप्तकालीन शासक। और भूमि में दी गई भूमि जमीन को फ्रेंड्स क्या कहते थे, जो दान में जमीन देते थे तो फ्रेंड्स इसको अग्रहार कहा गया। ओके, अग्रहार इसको कहा गया, जो वो भूमि देते थे दान पे ब्राह्मणों को या फिर मंदिर आदि बनवाने के लिए जो जमीन देते थे उसको अग्रहार कहा गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में गुप्त नरेशों में से किसने सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं जारी की। तो आपको बताना है निम्न में से किसने चांदी की मुद्राएं जारी की। ओके, आपके ऑप्शन है कांचगुप्त, ऑप्शन बी कह रहा है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रगुप्त, और ऑप्शन डी कह रहा है स्कंदगुप्त। तो आपको बताना है निम्न शासकों में से किसने चांदी की मुद्राएं जारी की। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी की मुद्राएं जारी करी। ओके फ्रेंड्स, हमने पीछे इनके बारे में डिटेल से पढ़ा था कि इन्होंने क्या क्या किया। तो फ्रेंड्स इन्होंने शक विजय के उपलक्ष्य में ही चांदी की मुद्राएं धारण की थी, हमने देख लिया था। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी की मुद्राएं जारी करी, और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने साकारी उपाधि धारण की, साकार नामक इन्होंने उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। साथ ही साथ इन्होंने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। ओके, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इन्होंने चांदी की मुद्राएं जारी करी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में
निम्नलिखित में किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए? तो आपको बताना है शिव पार्वती मंदिर। आपके ऑप्शन है भूमरा मंदिर, ऑप्शन बी कह रहा है नागोद शिव मंदिर, और ऑप्शन सी कह रहा है नचना कुठार मंदिर, और ऑप्शन डी कह रहा है तिगवा मंदिर। तो आपको बताना है शिव पार्वती के संगीत वाद्यों में किसके उखाड़े गए, किस उकेरे गए, अर्थात शब्द हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है कौन से मंदिर। तो आपके ऑप्शन है करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भूमरा मंदिर। ओके, भूमरा मंदिर कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो हमने देख लिया था एमपी में है, और एमपी के सतना जिले में है। ओके, कहाँ पे? सतना जिले में स्थित है भूमरा मंदिर। याद रखिएगा कहाँ पे है? एमपी में, सतना जिले में। और फ्रेंड्स ये एक पाषाण पत्थरों से बना हुआ मंदिर है। याद रखिएगा किससे? पत्थर के द्वारा निर्मित मंदिर है। और इनके जो इस मंदिर में क्या होता है फ्रेंड्स, ये मंदिरों में गुप्तकालीन जितने भी मंदिर थे फ्रेंड्स, ये गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना की जाती थी। गर्भगृह में मूर्तियों की स्थापना की जाती थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, और ये कहाँ है? एमपी में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में सार्थवाह। ओके, सार्थवाह को कहा जाता था। आपको बताना है सार्थवाह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आपके ऑप्शन है जिला प्रशासन का प्रमुख, ऑप्शन बी कह रहा है व्यापारिक कारवां का प्रमुख, ऑप्शन सी कह रहा है समिति प्रमुख, और ऑप्शन डी कह रहा है श्रेणी प्रमुख। आपको बताना है सार्थवाह कौन होते थे। ओके, सार्थवाह कौन थे तो बताना है आपको करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक कारवां का प्रमुख। व्यापारिक कारवां का प्रमुख सार्थवाह कहलाता था, हेड ऑफ द बिजनेस कारवां। ओके, ये सार्थवाह कहलाते थे कब? गुप्त काल में। ओके फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमने देखा ही था जैसे पीछे हमने बात करी कि इस काल में व्यापार आदि अपनी उन्नत पे बहुत था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या थे, जो वस्त्र उद्योग वगैरह जो प्रचलित थे, तो ये लोग अपना व्यापार बाहर भी करते थे। ओके, अपना व्यापार बाहर देशों के साथ भी करते थे। तो फ्रेंड्स इनको यात्राएं करनी पड़ती थी। ओके, तो उस समय क्योंकि ऐसे साधन उपलब्ध नहीं होते थे, तो फ्रेंड्स ये अपने साथ अपने कारवां वगैरह कुछ लोगों को साथ में लेके चलते थे, और उसको क्या कहते थे? तो सार्थवाह कहा जाता था। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री फाहियान भारत आया किसके शासनकाल में? आपको बताना है चीनी यात्री फाहियान आया था। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कह रहा है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रगुप्त सेकेंड, और ऑप्शन डी कह रहा है स्कंदगुप्त को। आपको बताना है फाहियान किसके शासनकाल में आया। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त के शासन काल में कौन आया था? फाहियान आया था। और ये एक चीनी यात्री है, चीन से आए थे। कौन? फाहियान आए थे। ओके, इन्होंने फ्रेंड्स भारत भ्रमण किया, भारत के बारे में भ्रमण किया, उनके हमारे यहाँ की संस्कृति आदि के बारे में देखा, हमारे कल्चर्स को इन्होंने जाना, भ्रमण किया। और फ्रेंड्स इन्होंने अपनी बुक में गुप्त काल के बारे में लिखा। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए? तो आपको बताना है किसने स्वर्ण सिक्के जारी किए। आपके ऑप्शन है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी कह रहा है घटोत्कच, और ऑप्शन डी कह रहा है समुद्रगुप्त। तो आपको बताना है किसने स्वर्ण सिक्के जारी करे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण मुद्राएं जारी करी। ओके, हमने देख लिया था फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है। आपको बताना है गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है किससे? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कह रहा है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन डी कह रहा है स्कंदगुप्त। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके, गुप्त संवत संबंधित है किससे? ओके, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय से। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय से गुप्त संवत मथुरा स्तंभ संबंधित है। फ्रेंड्स ये हमको मथुरा से प्राप्त होता है। कहाँ से? मथुरा से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे शिव वर्णन हुआ है। ओके, शिव जी का वर्णन मिलता है कहाँ पे? मथुरा स्तंभ लेख से। और किससे संबंधित है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।
तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चित्रकला और मूर्तिकला पर महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल से दिखाई देने लगा। ओके, तो निम्न में से किस पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ है, आपको यह बताना है। आपके ऑप्शन है देवगढ़ के दशावतार मंदिर के चबूतरे पर। ओके, कहाँ पे आपको बताना है रामायण के विषयों का अंकन नहीं देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन है देवगढ़ के दशावतार मंदिर के चबूतरे पर और पदकल के विरूपाक्ष मंदिर पर की मूर्तियों से। ऑप्शन सी कह रहा है एलोरा के कैलाश मंदिरों की दीवारों पर और ऑप्शन डी कह रहा है रजनामा पर। तो आपको बताना है कहाँ पे अंकन नहीं हुआ है, तो ये चीजें पहले देखा करिए अगर नहीं कह रहा है तो। ओके, तो यहाँ पे आपको नहीं वाला बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रजनामा पे। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने कहा है कहाँ पे रामायण का जो चित्रण था वो नहीं मिलता है। ओके, कहाँ पे रामायण का अंकन नहीं किया गया, तो रजनामा पे नहीं किया गया। ओके फ्रेंड्स, रजनामा पे नहीं है। बाकी जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है इसे यहाँ पे होता है, रामायण के चित्र दर्शाए गए हैं। विरूपाक्ष मंदिर पे दर्शाए गए हैं रामायण के चित्र देखे जाते हैं और कैलाश के मंदिरों पे भी हुआ, परंतु फ्रेंड्स रजनामा पे नहीं हुआ। रजनामा फ्रेंड्स महाभारत का, किसका, महाभारत का फारसी अनुवाद था। ओके, महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया था। और बात करें फ्रेंड्स किसने किया था, तो ये बदायूनी ने किया था। ओके, बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था और ये अकबर के शासनकाल के दौरान किया था। ओके, अकबर के शासनकाल के दौरान बदायूनी ने महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया था उसको रजनामा नाम से जाना कि यहाँ पे रामायण के कोई चित्र नहीं मिलते हैं। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिलती हैं, तो आपको बताना है कहाँ से मिलती हैं। आपके ऑप्शन है दुर्जनपुर से, ऑप्शन बी कह रहा है विदिशा से, ऑप्शन सी कह रहा है उदयगिरी से और ऑप्शन डी कह रहा है सांची से। ओके, तो आपको बताना है ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से मिलती हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दुर्जनपुर से। ओके, यहाँ से जैन प्रतिमाएं मिलती हैं और ये ब्राह्मी अभिलेख है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।